गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अंकित टमटा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के साथ अनार, जिसको साइंटिफिकली प्यूनिका ग्रेनेटम भी कहते हैं, इसकी जानकारी शेयर करूंगा। दोस्तों, पोमग्रेनेट जो है ये एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड का एक बहुत ही कॉमन टेबल फ्रूट है। ये फ्रूट नेटिव है ईरान का और इस फ्रूट में तमाम तरह की मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं। अपार्ट फ्रॉम अ वेरी गुड टेस्ट, इट हैज़ अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ मेडिसिनल वैल्यूज़। भारत में जब हम बात करते हैं तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक अनार को उगाया जाता है, लेकिन कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अनार का कल्टीवेशन बहुत बड़े पैमाने पे होता है। अन्य राज्यों में भी अनार का कल्टीवेशन होता है, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। जब हम अनार के क्लाइमेट और सॉइल की बात करते हैं तो अनार के सबसे आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं हॉट, ड्राई कंडीशंस और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये सबसे बेस्ट होती हैं अनार के कल्टीवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो पोमग्रेनेट होता है वो इन्हीं कंडीशन से मिलता है, जिसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, साथ साथ में इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। जब ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं, थोड़ी उमस वाली कंडीशंस होती हैं, तो उस दौरान इसके फलों पे फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और हम बात करते हैं जब सॉइल की, तो वेल ड्रेन सैंडी लोम सॉइल सबसे बेस्ट सॉइल होती हैं अनार के लिए। ड्रेन का मतलब दोस्तों, जिन सॉइल में पानी नहीं रुकता है, लाइट सॉइल, ये सबसे आइडियल सॉइल होती हैं जब हम पोमग्रेनेट के कल्टीवेशन की बात करते हैं। तो हैवी सॉइल्स में इसका प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं मिलता है, उतनी अच्छी क्वालिटी के पोमग्रेनेट हमको मिलते नहीं हैं। जब हम लाइट सॉइल्स में पोमग्रेनेट का कल्टीवेशन करते हैं तो सबसे बेस्ट क्वालिटी के पोमग्रेनेट हमको मिलते हैं। जब हम बात करते हैं अनार की वैरायटीज़ की, तो अनार में तमाम तरह की वैरायटीज़ हैं और अलग अलग वैरायटीज़ हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, मैं उन वैरायटीज़ पे भी आऊँगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं वाइट पोमग्रेनेट की, जिसको दाड़िन भी कहते हैं। उत्तराखंड के जो हमारे ये हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे अनार की एक वाइट फॉर्म पाई जाती है जिसको दाड़िन कहते हैं। दाड़िन के सीड्स काफ़ी एसिडिक होते हैं और जो अनारदाना होता है, जिसे आप सभी लोगों ने कभी ना कभी टेस्ट किया होगा, उसके प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है दाड़िन के सीड्स का। डबल फ्लावर टाइप जो होता है, सिर्फ ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है और इसके फ्लावर बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और इसे घर में ब्यूटी पर्पस प्लांट के तौर पे इसे घरों पे लगाया जाता है। अब आती है अनार की वैरायटीज़ की बात। दोस्तों, अनार में देयर आर लॉट्स ऑफ वैरायटीज़, जिसमें गणेश, कांधारी, जोधपुर रेड, मृदुल्ला और तमाम तरह के जो ये कल्टीवार्स हैं, ये थ्रू आउट इंडिया में लगाए जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन कल्टीवार्स की, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट कल्टीवार अनार में, जिसने पूरे महाराष्ट्र में जो अनार का जो कल्टीवेशन था उसको रेवोल्यूशनराइज किया था, वो है गणेश। गणेश एक ऐसी वैरायटी अनार की जिसने पूरे महाराष्ट्र में रेवोल्यूशन ला दिया है एज़ फार एज़ पोमग्रेनेट कल्टीवेशन इज़ कंसर्न। और इसके जो फ्रूट्स होते हैं ये मीडियम साइज़ के होते हैं और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। दूसरी एक वैरायटी अनार की जिसे महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और इंडिया के अन्य भागों में भी इस वैरायटी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, वो है भगवा। वो एक ऐसी वैरायटी है जो थ्रू आउट इंडिया, मतलब इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। बात करते हैं हमारे पर्वतीय ज़िलों की, तो पर्वतीय ज़िलों में भी एक वैरायटी अनार की जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो है कंधारी। कंधारी के जो फल होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं, काफ़ी लार्ज होते हैं और इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वैरायटीज़ को हम सेलेक्ट कर सकते हैं और उनको प्लांट कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं अनार के प्रोपगेशन की, तो अनार का जो प्रोपगेशन होता है वो मोस्ट कॉमनली कटिंग्स के माध्यम से होता है। वन सीज़न जो ओल्ड कटिंग्स होती हैं, उनको जब हम यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होती हैं एज़ फार एज़ रूटिंग इज़ कंसर्न। अनार की कटिंग्स को IBS से ट्रीट किया जाता है
तो उसमें बेटर रूटिंग होती है, बिकॉज आईवी इज़ ए रूट प्रमोटिंग हार्मोन। तो हार्डवुड कटिंग्स जो होती हैं वो सबसे बेस्ट होती हैं जब अनार के हम प्रोपगेशन की बात करते हैं। दूसरा तरीका जो अनार में प्रोपगेशन के लिए यूज़ किया जाता है वो होता है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग बरसात के मौसम में, जून जुलाई अगस्त वाला टाइम, और यही टाइम होता है अनार की कटिंग्स लगाने का भी, क्योंकि इस दौरान इन्वायरमेंट में मॉइस्चर की कोई कमी नहीं होती है, कटिंग्स को फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं और उसके बाद वो रूटिंग उन कटिंग्स में हो जाती है। और ऐसे एयर लेयरिंग जब हम करते हैं, जिसको हम गूटी भी कहते हैं कॉमनली, उनको जब एयर लेयरिंग करी जाती है वहाँ पे भी अगर हम आईवी हार्मोन से ट्रीट कर दें तो वहाँ पे रूटिंग हो जाती है। उसके बाद जो नया प्लांट बनता है उसको हम नर्सरी में लगा सकते हैं और उसके बाद नर्सरी के बाद उनको फीड कंडीशंस में लगा सकते हैं। तो अनार के प्रोपगेशन के लिए हार्डवुड कटिंग्स के माध्यम से अनार का प्रोपगेशन किया जाता है। जब हम अनार की प्लांटिंग की बात करते हैं तो जो मोस्ट कॉमनली एडॉप्टेड सिस्टम है अनार के प्लांटिंग में वो स्क्वायर सिस्टम है। और अनार में मोस्ट कॉमनली जो डिस्टेंस होती है प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो वो होती है 5 बाय 5 मीटर की। 5 से 5 मीटर की दूरी पौधों से पौधों की होती है और 2 अनार की जो रोज़ होती हैं उनकी दूरी भी 5 मीटर होती है। तो 5 मीटर पे एक पौधा होगा अनार का, दूसरा पौधा भी 5 मीटर पे होगा, फिर तीसरा पौधा भी 5 मीटर और आगे दूरी पे होगा। तो इस तरह से अनार को लगाया जाता है। प्लांटिंग के लिए दोस्तों 60 सेंटीमीटर क्यूब के गड्ढों को 1 महीने पहले खोद दिया जाता है। और अनार की कटिंग्स कब लगाई जाती हैं? अभी मैंने आपको बताया कि इसमें प्रोपगेशन कटिंग्स के माध्यम से होता है। तो कटिंग्स में जब रूटिंग हो जाएगी और उससे हमारे पौधे तैयार हो जाएंगे, उसके बाद हम उन पौधों को फील्ड में जो हम पिट्स हम जो डिग करेंगे उन पे उन कटिंग्स को लगाएंगे। तो 60 सेंटीमीटर क्यूब के गड्ढे जो है हम अनार के केस में करते हैं। और दोस्तों ये जो पिट डिगिंग होगी ये ठीक बरसात के 1 महीने पहले होगी। बरसात का जो मौसम होता है वो जून जुलाई अगस्त वाला होता है। तो ठीक 1 महीने पहले जो है गड्ढों को खोद दिया जाता है ताकि सूर्य की किरणें होती हैं उससे जो तमाम तरह के जो माइक्रोब्स हैं, फंगस हैं उस पिट में, वो एक तरह से इनएक्टिवेट हो जाएं। तो उसके बाद जब पिट डिगिंग हो जाती है, पिट डिगिंग के जो टॉप सॉइल होती है, जब पिट डिग्स हो जाते हैं उसमें जो सॉइल होती है उसमें फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद मिलाई जाती है। और गोबर की खाद जब उसमें मिलाई जाती है तो उसके बाद बरसात के मौसम में अनार की कटिंग्स को उन पिट्स पे लगा दिया जाता है और उसको स्टेकिंग भी कर दी जाती है। स्टेकिंग का मतलब उसे एक सपोर्ट दे दिया जाता है ताकि वो पौधा अच्छा चले। जब हम बात करते हैं अनार में ट्रेनिंग की, तो अनार में 2 सिस्टम होते हैं ट्रेनिंग के। एक होता है सिंगल स्टेम और दूसरा होता है मल्टी स्टेम। जो ये सिंगल स्टेम सिस्टम होता है ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है जब हम अनार के कल्टीवेशन की बात करते हैं। अनार में जो है मल्टी स्टेम जो सिस्टम होता है ट्रेनिंग का वो सबसे बेस्ट होता है और उसमें 4 से लेके 5 स्टेम पर हिल जो होती हैं वो आइडल होती हैं। जब हम बात करते हैं अनार की प्रूनिंग की, तो अनार में प्रूनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो दोस्तों इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि तमाम तरह की इसमें जो डिजीज़्ड इन्फेक्टेड ब्रांचेस होते हैं या फिर कह सकते हैं कि ट्विग्स होते हैं, उनको रिमूव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो इन्फेक्टेड और डिजीज़ ट्विग्स होते हैं ये जो दूसरे हेल्दी पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वहाँ पे भी इन्फेक्शन को कैरी कर सकते हैं। तो इनको रिमूव करना, इनको डिस्ट्रॉय करना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ में जो सकर्स होते हैं, जो अनवांटेड सकर्स जो पोमग्रेनेट में डेवलप होते हैं प्लांट में, उनको भी हमको रिमूव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि अनार के प्लांट को एक प्रॉपर शेप मिल सके। जब हम बात करते हैं मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजेशन की, तो अनार में मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अनार के जो ऑर्चर्ड्स हैं उसमें हमको गोबर की खाद उसको प्रॉपरली देना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। वो इसलिए कि अनार वैसे तो लगाने के लिए लो फर्टाइल सॉइल्स में भी इसको लगाया जा सकता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट प्रोडक्शन होता है, सबसे बेस्ट यील्ड होती है, वो पोमग्रेनेट के केस में तब मिलती है जब इसको प्रॉपर मात्रा में हम जो है न्यूट्रिएंट्स को इसमें सप्लाई करें। तो उसके लिए फार्म यार्ड मैन्योर का अगर हम उपयोग करें
अनार के बगीचे में तो बहुत ही बेस्ट रहता है। साथ साथ में जो अन्य मैक्रोन्यूट्रेंट्स हैं और माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं, इनका भी अपना अपना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है जब अनार की हम क्वालिटी और यील्ड की बात करते हैं। नाइट्रोजन को स्प्लिट डोजेज में दिया जाता है, साथ साथ में फास्फोरस और पोटेशियम भी जो है वो अनार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अनार के जो प्लांट होते हैं ये 4 से 5 साल बाद फ्रूटिंग में आ जाते हैं, तो उस दौरान हम जो है अनार के बगीचे में इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग का मतलब जो हमारे किसान भाई बहन हैं उनको एक एडिशनल इनकम देने के लिए हम बगीचे के बीच में जो खाली स्पेस होता है, जैसे मैंने आपको बताया अनार 5 बाय 5 मीटर की दूरी पे लगता है, तो जो बगीचे का जो खाली स्पेस होता है उसमें हम वेजिटेबल्स और साथ साथ में जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, तो इस तरह की क्रॉप्स को भी हम उस स्पेस पे लगा सकते हैं ताकि एडिशनल इनकम हमारे किसान भाई बहनों की हो सके। अनार में बहार ट्रीटमेंट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अनार में जो फ्लावरिंग होती है और फ्रूटिंग पूरे साल भर होती है, तो इसमें 3 बहारें होती हैं। अम्बे बहार जिसकी फ्लावरिंग जनवरी फरवरी में होती है, मिरिक बहार जिसकी फ्लावरिंग जून जुलाई में होती है, और हस्त बहार जिसकी फ्लावरिंग सितंबर अक्टूबर में होती है। तो दोस्तों बहार ट्रीटमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब अनार पूरे साल भर में फ्लावरिंग प्रोड्यूस करेगा, साथ साथ में फल भी प्रोड्यूस करेगा, तो उससे जो ट्री होता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है। उसमें जो जितना भी रिजर्व मटेरियल होता है उस पेड़ में वो एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उससे उतनी अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स नहीं मिल पाते हैं। तो कोशिश की जाती है कि फ्लावरिंग को रेगुलेट किया जाए। 1 या 2 बहार जो सबसे बेस्ट होती है, जनरली जो रेनी सीजन क्रॉप होती है उसको अवॉइड किया जाता है, क्योंकि उस दौरान जो होता है इंसेक्ट्स और जो डिजीज़ेस होती हैं उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। इरिगेशन की बात करते हैं, ड्रिप इरिगेशन अगर हम अनार के केस में करें तो वो तो सबसे बेस्ट है। जब हम बात करते हैं अनार की हार्वेस्टिंग की, तो अनार के जो फल होते हैं वो तकरीबन 120 से लेके 130 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। और आपने देखा होगा दोस्तों, जब अनार मैच्योर होता है तो जो कैलिक्स होता है उसके डिस्टल एंड में वो हल्का सा क्लोज सा हो जाता है। अनार को हमेशा, बिकॉज अनार जो होता है वो एक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, तो इस वजह से अनार को मैच्योरिटी पे ही हार्वेस्ट किया जाता है। अगर ओवर मैच्योर और इमैच्योर फ्रूट्स को अगर हम हार्वेस्ट करते हैं तो उससे अनार की क्वालिटी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। तो कोशिश ये की जाती है कि अनार को मैच्योरिटी पे हार्वेस्ट किया जाए। और आपने देखा होगा जब अनार को प्रेस किया जाता है तो जब वो मैच्योरिटी पे होता है तो उसके जो ग्रेन्स होते हैं उससे एक प्रेसिंग साउंड भी आता है। और जब अनार को फिर हार्वेस्ट कर दिया जाता है उसके बाद इसमें ग्रेडिंग प्रक्रिया को अपनाया जाता है। दोस्तों ग्रेडिंग मतलब छँटनी, एक तरह से जो अनार का साइज़ होता है, जो अनार का वेट होता है और जो अनार का जो कलर होता है, उस हिसाब से अनार को अलग अलग ग्रेड्स में बांट दिया जाता है, जैसे कि सुपर ग्रेड, किंग साइज्ड, क्वीन साइज्ड और प्रिंस साइज ग्रेड्स में अनार को बांट दिया जाता है। अनार की हार्वेस्टिंग के बाद अनार को कोरुगेटेड फाइबर बोर्ड बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता है, जिसके बेस में कुशनिंग मटेरियल को रख दिया जाता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कोई ब्रूजिंग या फिर कोई कट्स, पंचर्स पोमग्रेनेट के फ्रूट में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ना हो। जब हम अनार के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, जो हमारे किसान भाई बहन हैं उनको एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जिसको फ्रूट क्रैकिंग कहते हैं। दोस्तों फ्रूट क्रैकिंग अनार में एक ऐसी प्रॉब्लम है, जब जो हम इरिगेशन करते हैं अनार में, तो इरिगेशन जब एक रेगुलर इंटरवल्स में नहीं होता है, जिस कारण से मॉइस्चर इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे फॉर इंस्टेंस एकदम हैवी इरिगेशन दे दिया गया और उसके बाद एकदम सूखा पड़ गया, तो जो अनार के जो फ्रूट्स हैं उन्हें शॉक पड़ता है। इस टाइप की कंडीशन होती हैं, दे लीड टू फ्रूट क्रैकिंग इन पोमग्रेनेट। तो दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि अनार में एक रेगुलर सप्लाई ऑफ मॉइस्चर या फिर हम कह सकते हैं इरिगेशन को मेंटेन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पोमग्रेनेट के केस में, ताकि फ्रूट्स को शॉक ना लगे और फ्रूट क्रैकिंग से बचा जा सके। मोर ओवर बोरोन की कमी से भी फ्रूट क्रैकिंग होती है,
तो बोरोन का स्प्रे भी किया जा सकता है और इसके स्प्रे से जो है फ्रूट क्रैकिंग जैसी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की जो समस्या है उससे काफ़ी हद तक जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जब हम अनार में पेस्ट की बात करते हैं तो अनार बटरफ्लाई एक ऐसा इंसेक्ट है जिसने अनार को कमर्शियली बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। हमारे उत्तराखंड में जो हमारे पर्वतीय ज़िले हैं यहाँ पे भी अनार बटरफ्लाई का बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन है। आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप सब लोग जब बाज़ार से अनार लाते हैं तो अनार बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिखता है, लेकिन जब आप उस अनार को काटते हैं तो वो अंदर से पूरा सड़ा हुआ होता है और रॉटन होता है। दोस्तों, वो इन्फेस्टेशन होता है अनार बटरफ्लाई का, जिसको साइंटिफिकली विराकोला आइसोक्रेट्स भी कहते हैं। दोस्तों, कभी आप नोटिस करना, जब अनार के पेड़ में फ्लावरिंग होती है तो उस दौरान वो बटरफ्लाई जो होती है फ्लावर्स पे मंडरारी होती है। वो उन फ्लावर्स पे अपनी एग लेइंग करती है और उन एग से जो कैटरपिलर्स बनते हैं और जब वो फूल छोटे छोटे फलों में डेवलप होते हैं तो उन फलों को बोर करते हुए वो कैटरपिलर उन फलों के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद वो फल डेवलप होते हैं और अंदर ही अंदर वो कैटरपिलर जो होता है वो उसका अनार का जो पल्प होता है और उसके जो सीड्स होते हैं उसे खा जाता है। तो बाहर से तो फ्रूट ऐसा लगेगा कि बिल्कुल क्वालिटी में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन अंदर ही अंदर जो कैटरपिलर है वो उस पूरे फल का जो पल्प होता है और सीड होता है उसको चट कर जाता है। तो दोस्तों, अनार बटरफ्लाई से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे अनार के जब छोटे फल हों तो उन्हें पॉलीथीन बैग से ढक देना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से हम अनार बटरफ्लाई को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और आप लोगों का कोई भी अगर पोमग्रेनेट से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप सभी लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।